नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। राग दरबारी भाग 19। लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। जनवरी आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, जिसके बाद फरवरी आनी थी, जिसमें गांव सभा के चुनाव होने थे, और उसके बाद मार्च का महीना था, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी थी। चुनाव ने एक और सनीचर और बद्री पहलवान के अखाड़े को, और दूसरी ओर रामाधीन भीकम खेड़वी और उनके जुआरी सेना नायकों को प्रजातंत्र की सेवा में फंसा दिया था, जिसे करने का अभी तक मुख्य ढंग यह था कि दोनों दल एक दूसरे को पीठ पीछे चीख चीख कर गालियां देते थे। आशा थी कि फरवरी के महीने में यह काम आमने सामने भी होने लगेगा। जहां तक मार्च में होने वाली परीक्षाओं की बात है, वे अभी किसी को भी नहीं फंसा पाई थी। विद्यार्थी, अध्यापक और खास तौर से प्रिंसिपल साहब, वे अभी बिल्कुल बेलोस थे। पर प्रिंसिपल साहब एक दूसरे मामले में फंस गए थे। कुछ दिन पहले जब कॉलेज की कमेटी की सालाना बैठक हुई थी, वैद्य जी को एक राय से दोबारा मैनेजर चुना गया था। इस बात को लेकर कुछ मेंबरों ने एक शिकायत शिक्षा मंत्री के पास भेजी थी। उनका कहना था कि विरोध प्रकट करने वाले मेंबरों को बैठक में आने ही नहीं दिया गया और तमंचे से धमकाया गया। शिकायत में इसी बात को ऐसे विस्तार से लिखा गया था कि शिकायती पत्र का पढ़ा जाना असंभव जान पड़ता था, और अगर उसे पढ़ भी लिया जाए तो उस पर विश्वास करना तो बिल्कुल असंभव ही था, क्योंकि उसका निष्कर्ष यह था कि शिवपालगंज में कायदा कानून मिट गया है, वहां थाना पुलिस नाम की कोई चीज ही नहीं है, और चार गुंडे मिलकर वहां जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। स्पष्ट था कि इस बात को गलत मानने के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं थी। फिर भी कुछ विरोधी मेंबरों ने शहर पहुंचकर इस शिकायत की नकल शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अफसरों को दी थी, और फिर लौटकर वे पूरे इलाके में प्रचार करने लगे थे कि मामले की जांच डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नामक एक अफसर करेंगे, जो वैसे तो बहुत गऊ आदमी है, पर इस बार उन्हें वैद्य जी के बाप भी दुह नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर से सच्ची जांच करने का हुक्म हो गया है। प्रिंसिपल साहब को फंसाने के लिए इतना काफी था। वे जानते थे कि जांच वाली बात वैद्य जी खुद देखेंगे, पर जांच के सिलसिले में हाकिमों के दौर भी होंगे, और उसके बारे में प्रिंसिपल साहब को ही देखना होगा। हाकिम लोग जब कॉलेज में आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ने अपने आप को जवाब दिया, इमारतें। इसीलिए वे इस समय इमारत की सुंदरता बढ़ाने पर तुले हुए थे। उन्होंने शहर में देखा था, अगर एक छोटा सा पौधा लगाकर उसके चारों ओर ईंटों का घेरा बना दिया जाए और उसे लाल पीले सफेद रंग से पोत दिया जाए, तो बिना किसी बात के ही अधूरा मैदान बाग जैसा दिखने लगता है। उन्होंने तय किया कि कॉलेज की इमारत के सामने एक कतार गुलमोहर और अमलतास के पेड़ों की लगा दी जाए, और हाकिमों के आने के पहले ही ईंट के रंग बिरंगे घेरे सजा दिए जाएं। आते वक्त आंख के आगे साफ सुथरी और रंग बिरंगी इमारत हो, और जाते वक्त पेट के अंदर फर्स्ट क्लास चाय और नाश्ता हो, तो कोई हमारे खिलाफ क्या लिखेगा? प्रिंसिपल साहब ने सोचा, और जनवरी के जाड़े पाले का लिहाज छोड़कर पेड़ लगाने के लिए हर मौसम अच्छा होता है, इस वैज्ञानिक धड़ल्लेबाजी से आगे बढ़कर वे अपने काम में जुट गए। वे कॉलेज की चार दीवारी के पास खड़े हुए कुछ गड्ढे खुदवा रहे थे। उनके हाथ में एक मोटी और चिकनी किताब थी, जो देखने से ही बहुत कीमती जान पड़ती थी। वे अपनी कामकाज वाली पोशाक, यानी बिना मोजे के जूतों और हाफ पैंट में देखने वाले चाहे जैसा समझें, अपने को निहायत चुस्त और चालाक समझते हुए खड़े थे। किताब को वे एक पालतू बिल्ली की तरह प्यार के साथ पकड़े हुए थे। एक मजदूर ने फावड़ा चलाना रोककर प्रिंसिपल साहब से कहा, देखिए मास्टर साहब, गड्ढा इतना ही रहेगा ना? प्रिंसिपल साहब सिर हिलाते हुए बोले, यह भी कोई गड्ढा है? चिड़िया भी एक बार मुंह दे तो उठना चलेगा। खोदे जाओ बेटा, अभी खोदे जाओ। कहकर उन्होंने पास खड़े हुए एक मास्टर की ओर अभिमान से देखा। वे उस मास्टर को बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि यह उनका चचेरा भाई था। उसने भी इधर उधर देखकर मैदान को दुश्मनों यानी दूसरे मास्टरों से साफ पाकर भाईचारे के साथ कहा, भैया, इस कॉलेज में तो आप बागवानी के भी एक्सपर्ट हो गए। प्रिंसिपल ने किताब सीने से लगा ली, कहा, सब इसी की बदौलत है, पर साले ने बड़ी कड़ी अंग्रेजी लिखी है।
समझने में दिमाग मामूली हो तो चकर घिन्नी खा जाएगा। चचेरा भाई बोला, आप तो लोहे के बने हैं? कॉलेज का इतना इतना काम पॉलिटिक्स में ही में सिर्फ न जाता होगा, उसके ऊपर आप किताब भी पढ़ लेते हैं? अपने साथ तो यह है कि कोई 10 जूते मार ले पर पढ़ने को ना कहे, जी घिन्ना गया है किताब से। प्रिंसिपल ने 50% बड़े भाई और उतने ही प्रतिशत प्रिंसिपल के लहजे में कहा, चुप रहो, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। सफर तक में अपनी किताब साथ रखनी चाहिए, नहीं तो अकेले कोट पैंट से क्या होता है? उसी से कोई तुम्हें मास्टर थोड़ी कहेगा। कोट पैंट तो कुंजड़े भी पहन सकते हैं। भाई ने कहा, है आप ठीक कहते हैं। मैं बात काटता नहीं हूं, पर हम में और कुंजड़ों में अब फर्क ही क्या। ये साली टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सड़े गले फल ही हैं। लौंडों के पेट में इन्हीं को भरते रहते हैं, कोई हजम करता है, कोई कै कर देता है। प्रिंसिपल साहब हंसने लगे, बोले, है, बात जरा ऊंची खींच दी तुमने, समझदार की मौत है। कहकर वे एक गड्ढे की ओर झांकने लगे, जैसे समझदार के मर जाने पर उसे वे वहीं दफन करेंगे। तभी खन्ना मास्टर लपलपाते हुए वहां आ पहुंचे और प्रिंसिपल को एक कागज पकड़ा कर बोले, यह लीजिए। प्रिंसिपल ने चचेरे भाई की ओर मदद के लिए देखा, फिर गड्ढे के पास खड़े खड़े वे एकदम तन गए और अफसर हो गए। बोले, यह क्या है क्या कागज है? वे उसे तने हुए सीने और धसी हुई आंखों से देखते रहे। खन्ना मास्टर ने हितैषी की तरह कहा, लाइए पढ़ दूं। जाइए अपना काम देखिए, मुझे पढ़ाने की मेहनत ना कीजिए, वे घृणापूर्वक बोले। खन्ना मास्टर ने सांस खींचकर कहा, इस जन्म में पढ़ाने से कहां बचत है। प्रिंसिपल का चचेरा भाई खन्ना मास्टर के चेहरे पर निगाह जमाए खड़ा हुआ था। मालिक के बंगले की चहारदीवारी के अंदर खड़ा अल्सेशियन जैसे सड़क के देसी कुत्ते को ताक रहा हो। प्रिंसिपल साहब काफी देर तक उस कागज को घूर घूर कर देखते रहे। पुराने जमाने के ऋषि होते तो कागज अब तक जलकर भस्म हो चुका होता। काफी देर तक उसे देखकर उन्होंने उसे खन्ना मास्टर को ही वापस कर दिया। खन्ना ने चिढ़कर कहा, यह क्या है, क्या कागज है? कहकर प्रिंसिपल एक गड्ढे का निरीक्षण करने लगे। खन्ना मास्टर ने होठ दबाए, आवाज संभाल कर बोले, जो भी हो, लिखित प्रार्थना पत्र पर आपको लिखित आदेश देना होगा। प्रिंसिपल एक मजदूर से बात करने लगे थे, कह रहे थे, हाँ ठीक है, अब बंद करो। अबे गड्ढा खुद रहा है, गड्ढा, कुआं नहीं खुद रहा है, काफी है। खन्ना मास्टर थोड़ी देर गुमसुम रहे, फिर बोले, मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है, छुट्टी चाहिए, आपको लिखकर हुक्म देना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब पंजों के बल गड्ढे की गीली मिट्टी पर अनायास बैठ गए, ताकि देखने वाले देख लें कि कॉलेज के हित में वे नाली तक में लौटने में संकोच नहीं करते, और मजदूरों को गड्ढे की मेड़ के बारे में विस्तार पूर्वक आदेश देने लगे। खन्ना मास्टर की बात अब पार्श्व संगीत की हैसियत से ऊपर उभरी। वे भी पंजे के बल गड्ढे के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए। बोले, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद गड्ढे में कूदिएगा। प्रिंसिपल ने इतनी देर बाद उन्हें सीधे साधे देखा, कहा, गड्ढे में कूदूंगा तो जरूर, पर पहले तुमको धकेल कर तब ऊपर से कूदूंगा, समझ गए खन्ना मास्टर? कहकर उन्होंने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा। चचेरे भाई ने एकदम विनम्र मातहत आवाज में कहा, मैं जाकर चपरासियों को बुला ले आता हूं, लगता है कि झगड़े का अंदेशा है, पर प्रिंसिपल साहब मेरी प्रार्थना है कि तब तक आप कुछ न कहिएगा। मैं क्या कहूंगा भैया, मैं तो सब चुपचाप सहता चला जाता हूं, जिस दिन इनका घड़ा भर जाएगा अपने आप भक्क से फूटेगा। प्रिंसिपल ने यह कहकर खन्ना मास्टर को शाप जैसा दिया। वे एकदम से घबरा गए। उन्हें डर लगा कि प्रिंसिपल चिल्लाकर कहीं यह ना कह बैठे कि खन्ना उन्हें मार रहा है, कहीं मुकदमे में न फंस जाए। वे चुपचाप गड्ढे के पास से उठकर दूर खड़े हुए एक दूसरे मास्टर के पास चले गए और जोर से, ताकि सारी दुनिया सुन ले, बोले, धमकी मत दीजिए मास्टर साहब, नवाबी का जमाना नहीं है, इतनी आसानी से खन्ना की जान नहीं निकलेगी। आपको बताए देता हूं, मेरी देह पर हाथ लगाया तो खून हो जाएगा, कहे देता हूं। हां। खन्ना चीखना नहीं चाहते थे, पर फैल मचाने की सोचते सोचते वे सचमुच ही फैल मचाने लगे।
कुछ मास्टर उनके आसपास आकर खड़े हो गए। अचानक वे फिर चीखे, मारिए, मारिए ना मुझको, बुलाइए चपरासियों को, उन्हीं के हाथों बेइज्जत कराइए, रुके क्यों हैं? तमाशा हो रहा है, इस सही बात को समझते ही दोनों गुटों के कई मास्टर मौके पर पहुंच गए। लड़के अभी काफी संख्या में नहीं आए थे, जो आए भी थे उन्हें चपरासियों ने डांट कर दूर भगा दिया। वे बरामदे में खड़े खड़े पूरी कार्रवाई देखते रहे। मौके पर यह तमाशा सिर्फ वयस्कों के लिए रह गया। प्रिंसिपल साहब इस बगटुट प्रदर्शन पर पहले तो घबराए, फिर अपने गुस्से पर लगाम लगाकर खन्ना मास्टर के पास पहुंचे। उन्होंने उनके हाथ से छुट्टी की दरखास्त खींच ली और ठंडे सुरों में कहा, चिल्लाओ नहीं खन्ना मास्टर, तुमको धोखा हो गया है। लाओ तुम्हारी दरखास्त पर हुक्म लिख दूं। इशारा पाते ही उनके चचेरे भाई ने उनके हाथ में एक फाउंटेन पेन पकड़ा दी। बागवानी की किताब पर दरखास्त टिकाकर वे उस पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते बोले, हम लोगों की सिद्धांत की लड़ाई है, उसमें मारपीट का क्या सवाल, शांति से काम लेना चाहिए। खन्ना मास्टर खुद अपने तमाशे से तंग हो रहे थे। कहने लगे, अब पहले इस कागज पर हुक्म कीजिए, तब दूसरी बात होगी। अरे वही कर रहा हूं, वे मुस्कुरा कर बोले। लो। कई शब्दों पर उन्होंने गुणा का निशान बनाकर काट दिया था, कुछ के ऊपर गोल दायरा बना दिया था। अंत में उन्होंने उस पर अंग्रेजी में लिखा, खारिज। इसके पहले कि खन्ना मास्टर कुछ बोल सकें, उन्होंने दरखास्त उनके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, स्पेलिंग बहुत कमजोर है, हॉलीडे में यल के बाद वाई लिख दिया है, खन्ना में पता नहीं कि के कैपिटल लिखा है या स्मॉल, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर सन्न रहकर खन्ना मास्टर ने गेंडे की तरह मुंह फाड़कर आवाज निकाली, निकलना आप कॉलेज के बाहर, वहीं सारी स्पेलिंग याद करा दूंगा। फिर संग्राम शुरू हो गया। यह सवेरे की बात है। दोपहर तक थाने पर दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्टें भी लिखा दी गईं। उनसे प्रकट होता था कि मास्टरों ने दंगा किया था और एक दूसरे की हत्या करनी चाहिए थी। यह देखते हुए कि हत्या करने से रोकने वाला कोई ना था, वह बात साफ नहीं हो रही थी कि उन्होंने फिर सचमुच ही अपने दुश्मन की हत्या क्यों नहीं की। पुलिस ने इस नुक्ते को पकड़कर उल्टी तरफ से मामले की जांच शुरू कर दी। उसी दिन दोपहर को वैद्य जी की बैठक में इस घटना पर विचार विमर्श हुआ। वहां सामान्य नागरिकों की मुख्य प्रतिक्रिया यही रही कि घटना को कुछ और महत्वपूर्ण होना चाहिए था, यानी अपने किसी साथी की हड्डी नहीं टूटी तो कोई हर्ज नहीं, कम से कम इतनी चोट तो लगनी ही चाहिए थी कि खून निकल आता। उससे दुश्मनों के खिलाफ और भी अच्छा मुकदमा बन सकता था। सनीचर ने यह सोचकर कि गांव प्रधान बनने के पहले नेतागिरी का एक काम और कर लिया जाए, बिना किसी फीस के अपनी सेवाएं अर्पित कर दी और कहा कि प्रिंसिपल साहब चाहें तो मैं उनके हाथ में बर्छी भोंक कर खून निकाल सकता हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यह भी खन्ना के नाम लिख जाएगा। छोटे पहलवान ने उसे दुत्कार कर चुप कर दिया। उस दोपहर रंगनाथ और रुपन बाबू सारी बातें चुपचाप सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले, जो कि शिवपालगंज में बेवकूफी की अलामत थी, पर वास्तव में वे भी भीतर ही भीतर प्रिंसिपल पर जलते भुनते रहे। और बहुत बाद में रुपन बाबू ने बाहर आकर कहा कि यह साला पिताजी को अभी कचहरी के रास्ते पर लिए जा रहा है और बाद में उन्हें जेल में ले जाकर छोड़ेगा। उस दोपहर वैद्य जी प्रिंसिपल की जुबानी खन्ना मास्टर की कहानी गंभीरतापूर्वक सुनते रहे और पूरी बात सुनकर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। बात बड़ी सात्विक थी और आदमी को एकदम निरोग बना देती थी। उन्होंने कहा, जिला विद्यालय निरीक्षक का धर्म देखकर मैं तो दंग रह गया। गत मंगलवार शहर गया था, देखा एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में पृथ्वी पर साष्टांग लेट रहा है। वह उठा तो मैं अवाक रह गया। ये हमारे विद्यालय निरीक्षक जी थे। आंखों से उनकी जो है सो प्रेमाश्रु टपक रहे थे। मैंने नमस्कार किया तो प्रति नमस्कार में उन्होंने भरे गले से कुछ हाउ हाउ जैसा कहा, फिर आंखें मूंद ली। भैंस का उत्तम घृत लिए जाइएगा 4-6 सेर। ऐसा धार्मिक आदमी वनस्पति खा खाकर अपना धर्म नष्ट कर रहा है। समय की लीला। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर ही उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता,
वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। इस नए सौर सिद्धांत के अंतर्गत एक महापुरुष उसी दिन शाम के लगभग 4 बजे शहर से मोटर भगाते हुए देहात की ओर आए। सड़क के दोनों ओर प्रजा के खेतों पर निगाह डालते हुए उन्होंने अपने आप को धन्यवाद दिया कि उनके पिछले साल के व्याख्यान के कारण इस साल रबी की फसल अच्छी होने वाली है। काश्तकार उनके बताए तरीके से खेती कर रहे हैं। उन्हें यह मालूम हो गया कि खेत जोतना चाहिए और उनमें खाद ही नहीं बीज भी डालना चाहिए। वे सब बातें समझने बूझने लगे हैं और नई समझदारी के बारे में उनकी घबराहट छूट चुकी है। किसान प्रगतिशील हो रहे हैं और संक्षेप में वे इसी मामले में पिछड़े हैं कि वे आज भी किसान हैं। मोटर तेजी से भागी जा रही थी और सड़क पर टेढ़े मेढ़े चलते हुए मुसाफिर आंधी के पत्तों की तरह उड़ उड़कर किनारे होते चले जा रहे थे। उन्होंने फिर अपने को धन्यवाद दिया कि इतने आलसी नागरिक उनकी वेगवती मोटर के असर से इतने फुर्तीले हो गए हैं। साथ ही वे इतने चतुर भी हो गए हैं कि ऐसी तेज मोटर के नीचे उनका अंगूठा तक नहीं कुचलता। संतोष के साथ उन्होंने अपने आप से फिर भारतवर्ष से कहा, शाबाश, तेरा भविष्य उज्जवल है। गाड़ी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के सामने से निकली। अंडरवियर पर बुशर्ट और धारीदार पैजामे पर बिना बनियान का कुर्ता पहने हुए कई लड़के पुलिया पर बैठे थे। दोनों ओर से तीतर की बोलियां बोली जा रही थीं। सेकंड के एक खंड में उन लड़कों को देखते ही उनके बेतुकेपन से उन्होंने भांप लिया कि ये विद्यार्थी हैं। गाड़ी लगभग एक फर्लांग आगे निकल गई थी। तभी अचानक महापुरुष को याद आया कि उन्होंने नौजवानों के आगे पिछले 48 घंटे में कोई व्याख्यान नहीं दिया है। उन्हें अचानक याद आया कि इन नौजवानों के लिए हमने क्या क्या दुख नहीं सहे। उन्हीं के लिए गांव का घर छोड़कर शहर में हमने बंगला लिया, तालाब के किनारे बैठना छोड़कर शाम सवेरे एक छोटे से कमरे में बैठे रहने की आदत डाली, अपने आप को इतना इतना बदल डाला। तो जैसे ही उन्हें याद आया कि मैं उन्हीं प्यारे नौजवानों से 48 घंटे बोला नहीं, वैसे ही उन्होंने सोचा, मैं इतनी देर बिना लेक्चर दिए ही रह लिया। मेरे मन में इतने इतने ऊंचे विचार उठे, पर मैं स्वार्थी की तरह अपने आप में उन्हें समेटे रहा। हाय, मैं कितना कंजूस हूं। धिक्कार है मुझे, जो इस देश में पैदा होकर भी इतनी देर मुंह बंद किए रहा। 48 घंटे? उन्होंने आश्चर्य से सोचा। 2880 मिनट, और उसे 60 से गुणा कीजिए तो जितने हों उतने सेकंड। कितने सेकंड? इतने समय के भीतर मैंने नौजवानों को उत्साह दिलाने के लिए एक भी लेक्चर नहीं दिया। क्या हो गया है मुझे? कहीं मुझे लकवा तो नहीं मार गया है? पलक झपकते ही उन्होंने इतना सोच डाला और फिर ड्राइवर को हुक्म दिया, गाड़ी मोड़ लो, हम इस कॉलेज का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। उनके कॉलेज में आते ही छुट्टी हो गई। लड़के दर्जों से बाहर आकर मैदान में बैठ गए। स्थानीय हाकिम, बागों में कोड़ियों खेलने वाले जुआड़ी, ताड़ी घर पर बैठे हुए जवार के शोहदे, वे भी बात की बात में मौके पर आ गए। अच्छी खासी मीटिंग हो गई। न भी आते तो भी मीटिंग हो जाती। बोलने वाला बेशरम हो तो लैंप पोस्ट का सहारा काफी है, अकेले ही मीटिंग कर लेगा। पर यहां सचमुच की मीटिंग हो गई। लड़कों के होने का प्रत्यक्ष फल यह निकला कि उन्हें कमरे के अंदर रखा तो कॉलेज हो गया, बाहर रखा तो मीटिंग हो गई। उन्होंने लड़कों को बताया कि वे देश का भविष्य हैं और मास्टरों को बताया कि वे देश के भविष्य निर्माता हैं। लड़के और मास्टर यह पहले से ही जानते थे। फिर उन्होंने लड़कों को डांटा कि उनमें संयम की कमी है। वे 48 घंटे तो क्या, 8 घंटे भी चुप नहीं रह सकते। फिर मास्टरों को डांटा कि वे उन्हें संयम नहीं सिखाते। उन्होंने शिकायत की कि लड़के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि के बारे में कुछ नहीं जानते और मास्टर यह जानकर भी महंगाई का भत्ता और अधिक वेतन मांगते हैं। मास्टर और लड़के अपने बारे में कुछ सोच भी ना पाए थे कि वे उस विषय पर उतर आए जिस पर प्रत्येक व्याख्यानदाता शिक्षा संस्थाओं में जरूर बोलता है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है और इस शिक्षा को पाकर लोग क्लर्क ही बनना चाहते हैं। उन्होंने लड़कों को सुझाव दिया कि इस शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने सैकड़ों विद्वानों और हजारों समितियों का हवाला देकर बताया कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। उन्होंने विनोबा का और यहां तक कि गांधी का भी हवाला दिया। तब कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी ने भी सिर हिलाकर कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है।
उसके बाद सिर हिलाकर प्रिंसिपल, अन्य मास्टर और बाजार के घुमक्कड़ों और शहदों तक ने इस बात का समर्थन किया। उनकी बात से ताड़ी पीने वालों और जुआरियों तक को पूरा इत्मीनान हो गया कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछली शताब्दी की यह एक असाधारण उपलब्धि है कि हम इतनी जल्दी जान गए कि हमारी शिक्षा पद्धति खराब है। फिर उन्होंने लड़कों को खेती करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, स्वास्थ्य बनाना चाहिए और भविष्य का नेहरू और गांधी बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सब बातें बताई जो लड़के उनको भी बता सकते थे। इसके बाद समन्वय, एकता, राष्ट्रभाषा का प्रेम, इस सब पर एक एक अनिवार्य जुमला बोलकर कॉलेज की समस्याओं पर विचार करने का सालाना वादा करके सेवा के बाद तत्काल मिलने वाली मेवा खाकर और चाय पीकर वे फिर 70 मील की रफ्तार से आगे बढ़ गए। मास्टर और लड़के भाइयों और बहनों की नकल उतारते हुए अपने अपने घर चले गए। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन के सुझाव पर अमल करने के लिए कॉलेज में माली, चपरासी और मजदूर रह गए। क्लर्क ने मेवे की प्लेट पर निगाह डाली और उसमें बचे हुए काजू के एकमात्र टुकड़े को पहले मुंह में रखना चाहा, बाद में कुछ सोचकर उसे नाली में फेंक दिया। तो यह था भाग 19। होती है अगले भाग में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।